Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादन वायलिन इस कोर्स का आज लेक्चर नंबर 18 है और आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का मुख्य विषय है स्वर लिपि पद्धति। जो नोटेशन सिस्टम होता है हमारे म्यूज़िक में, उसके बारे में आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ये नोटेशन सिस्टम सभी प्रकार के संगीत में, जितने भी शास्त्रीय संगीत हैं, चाहे वो वेस्टर्न क्लासिकल हो, चाहे वो ईस्टर्न क्लासिकल हो, इंडियन क्लासिकल हो, सभी में नोटेशन सिस्टम ज़रूर रहता है। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि नोटेशन सिस्टम से ही हम किसी भी रचना को, जो भी रचनाकार रचना करता है, उसको हम आसानी से संरक्षित कर सकते हैं और आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है उस तक हम अपनी रचना को पहुंचा सकते हैं। नोटेशन सिस्टम से हम पढ़कर आराम से इसको सीख भी सकते हैं। जैसे कि किसी ने कोई बंदिश बनाई और वो खूब अच्छा गा रहा है, लेकिन आगे जब हमें इसे सिखाना होगा तो या तो वही अपने शिष्यों को सिखाए, और या फिर अगर वो नोटेशन सिस्टम में लिख के स्वरलिपिबद्ध उसको अगर कर देता है तो आगे आने वाली जो जनरेशन है या काफ़ी समय तक जो भी उस रचना को सीखना चाहेगा वो आराम से सीख सकता है। तो ये स्वरलिपि पद्धति का, नोटेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आज हम स्वरलिपि के बारे में पूरी जानकारी करेंगे। खास तौर से भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो स्वरलिपि पद्धति है उसके बारे में जानकारी करेंगे। उसके कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कैसे इसे पढ़ा जाए, इसे लिखा कैसे जाए और किस तरह से हम उसे देखकर आराम से बजा भी सकते हैं। तो आज के जो लेक्चर में उपविषय हैं, यानी कि सब टॉपिक्स हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले स्वरलिपि परिचय। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति क्या होती है, इसके बारे में आप जानेंगे। पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। स्वरलिपि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन, दोनों जो स्वरलिपि पद्धतियां हैं उनकी तुलना करके देखेंगे कि आखिर दोनों में डिफरेंस किस प्रकार का है। बंदिश अथवा गत को स्वरलिपिबद्ध करना, ये भी आपको आज सिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि स्वरलिपि क्या होती है। संगीत में गायन एवं वादन द्वारा प्रदर्शित क्रियात्मक रचनाओं को स्वर एवं ताल में लिखने की पद्धति स्वरलिपि कहलाती है। स्वरलिपि के माध्यम से ही पूर्व रचित सांगीतिक रचनाओं को संरक्षित किया जा सका है, अतः इसकी संगीत में अत्यधिक उपयोगिता है। तो संगीत में जो क्रियात्मक रचनाएं होती हैं, जो क्रियात्मक पक्ष में आप गायन वादन ये सुनते हैं, इनको जब हम स्वर और ताल के हिसाब से लिखते हैं, उसी को हम स्वरलिपि कहते हैं। कि उसमें स्वर भी रहे, उसमें ताल का भी इंडिकेशन रहे, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर जल्दी करना है, कहाँ पर धीरे गाना है। तो ये सभी बातों को जब ध्यान में रख के उसको लिखा जाता है, तभी उसे हम स्वरलिपि कहते हैं। कोई गाना है, अगर हमने उसके केवल शब्दों को लिख दिया तो वो स्वरलिपि नहीं कहलाएगी, वो उसके लिरिक्स होंगे। लेकिन स्वरलिपि के लिए मुझे उसके ताल को भी ध्यान करना होगा, उसमें कौन कौन से स्वर लग रहे हैं उनको भी ध्यान देना होगा, और वो ताल और स्वर दोनों के हिसाब से जब हम उसको लिख देंगे तभी उसे हम स्वरलिपि कहेंगे। और ये बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये संरक्षण का काम करती है। कोई भी रचना हो, उसको अगर मुझे संरक्षित करना है तो मुझे स्वरलिपि का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये स्वरलिपि की उपयोगिता है। आगे बढ़ते हैं। स्वरलिपि का ज्ञान होने से
रचनाओं को लिपिबद्ध करना तो आसान होता ही है, साथ ही पहले से लिपिबद्ध रचना को गाना या उसका वादन करना भी आसान हो जाता है। स्वरलिपि का चलन वैसे तो भारतीय संगीत में काफ़ी पहले से है, लेकिन वैज्ञानिक और प्रामाणिक दृष्टि से उसके संशोधित रूप को विकसित करने एवं उसके प्रचलन में दो महान संगीत विभूतियों का योगदान रहा है, जिनका नाम है विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर। दोनों ने ही अपने अथक प्रयास से कई विद्वानों से राय विमर्श करने के बाद अपनी अपनी स्वरलिपि पद्धति का निर्माण किया, जिसे हम भातखंडे पद्धति एवं पलुस्कर पद्धति के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में अधिकांशतः भातखंडे स्वरलिपि पद्धति अधिक प्रचलित है। इस बिंदु से हमें ये पता चलता है कि हमारे संगीत में स्वरलिपि का प्रचलन काफ़ी पहले से है। प्राचीन समय में भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये जो स्वर होते थे, इनके लिए इंडिकेशंस बनाए गए थे। कभी कभी 1, 2, 3 इस प्रकार से इनको लिखा जाता था कि 1 है तो अनुदात्त, 2 है तो स्वरित और 3 है तो उदात्त। इस तरह से उनके इंडिकेशन बनाए हुए थे। कभी कभी खड़ी रेखा और पट्ट रेखा इसका भी उपयोग किया जाता था। किसी अक्षर के ऊपर अगर खड़ी रेखा लगा दी गई तो इसका मतलब हो जाता था कि इसको उदात्त स्वर में गाना है। पट्ट रेखा लगा दी गई तो अनुदात्त स्वर में गाना है। इस प्रकार से अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, तो वो भी एक स्वरलिपि का ही तरीका होता था। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा जो स्वरलिपि पद्धति अपनाई गई, जिसका नाम है भातखंडे स्वरलिपि पद्धति, वो कैसी होती है और उसके मुख्य चिन्ह क्या क्या होते हैं। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति, इसका निर्माण पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा किया गया था। ये पद्धति आधुनिक समय में सर्वाधिक प्रचलित है। आसान एवं सुविधाजनक होने के कारण अधिकांश शिक्षण कार्यों में एवं पुस्तकों में इसका प्रयोग होता है। स्वर चिन्ह इस प्रकार से हैं। शुद्ध स्वरों के लिए कोई चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि सा, रे, ग। इस तरह से अगर सा, रे, ग लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये शुद्ध स्वर हैं, क्योंकि इस पे कोई भी अलग से चिन्ह नहीं लगाया गया है। फिर कोमल स्वर को देखते हैं। कोमल स्वरों के लिए स्वर के नीचे एक पड़ी रेखा खींच दी जाती है। इस तरह से रे, इस रे में आप देख रहे हैं एक रेखा नीचे खींची हुई है, तो इसे बोलेंगे कोमल रे। ग, ग के नीचे भी एक रेखा है, तो इसे बोलेंगे कोमल ग। इसी प्रकार से अन्य भी कोमल स्वर ध और नी होते हैं। तो एक नीचे रेखा खींच दी गई तो कोमल स्वर हो गया। तीव्र स्वर के लिए स्वर के ऊपर एक खड़ी रेखा खींची जाती है, जैसे कि म। तो म के ऊपर इस तरह से अगर लाइन बना दी गई तो इसका मतलब हो जाता है कि ये तीव्र म है। तो स्वर चिन्हों में आपने देख लिया कि शुद्ध स्वर है तो कोई चिन्ह नहीं लगाना है, केवल सा, रे, ग, म ये लिख देना है तो वो शुद्ध स्वर हो जाएगा। अगर कोमल स्वर है तो कोमल स्वर में आपको स्वर के नीचे एक रेखा खींच देनी है, तो वो कोमल हो जाएगा। क्योंकि लिखते समय तो हमें उसकी आवाज़ का पता नहीं चलता है, तो लिखने में हम कैसे पहचानें, इसके लिए दोनों को अलग अलग करना होगा। तो भातखंडे स्वरलिपि के हिसाब से शुद्ध स्वर में कोई चिन्ह नहीं, कोमल स्वर में उस स्वर के नीचे एक रेखा खींच देते हैं। और तीव्र स्वर एक ही होता है जो कि म होता है, तो उस म के ऊपर खड़ी रेखा खींच देते हैं, तो ये तीव्र म कहलाता है। तो इस प्रकार से भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में स्वर चिन्ह इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखते हैं सप्तक चिन्ह। मध्य सप्तक, इसके स्वरों के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे म, प, ध आदि। मंद्र सप्तक के लिए स्वरों के नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नी,
ध, प। इन स्वरों के नीचे आप देख रहे होंगे कि बिंदु लगा हुआ है, तो ये मंद्र सप्तक के स्वर माने जाएंगे। तार सप्तक के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रे, ग, म। इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर में एक बिंदु लगा हुआ है, रे के ऊपर भी लगा है, इस ग के ऊपर भी लगा हुआ है और इस म के ऊपर भी लगा हुआ है। तो ये जो स्वर के ऊपर बिंदु लगा देते हैं, इसका मतलब है तार सप्तक का ये स्वर है। तो सप्तक के चिन्ह आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मात्रा एवं अवग्रह के लिए कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक मात्रा के लिए कोई चिन्ह नहीं प्रयोग किया जाता, जैसे कि सा, रे, ग। इस प्रकार से लिखे होने पर ये स्वर एक एक मात्रा में गाए जाएंगे। मात्रा मतलब बीट्स। तो एक एक बीट में जब हम स्वर गा रहे हैं तो उसे एक मात्रा के स्वर बोलते हैं, और वो हो गए जिसमें कोई चिन्ह ना लगा हो। फिर अगर इस तरह का चिन्ह स्वरों के नीचे लगा हुआ है तो इस प्रकार के चिन्ह के साथ दो स्वरों या अक्षरों को लिखे जाने पर प्रत्येक स्वर या अक्षर आधी आधी मात्रा का होगा, जैसे गम या बल। अक्षर में देखेंगे तो बल या और भी कोई अक्षर हो सकता है, लेकिन दो अक्षरों को जब मैंने इस तरह से नीचे ये निशान लगा दिया तो ये समझा जाएगा कि इन दोनों अक्षरों को एक ही मात्रा में गाना है, और जब एक ही मात्रा में दोनों अक्षरों को गाना होगा तो ब भी आधी मात्रे का समय लेगा और ल भी आधी मात्रे का समय लेगा। उसी तरह से स्वरों में गम, ये गम एक ही मात्रा में हमको गाना है तो आधी आधी मात्रा का ग और म दोनों ही हो जाएगा। तो इसे हम दुगुन की लय भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताई थी गुणज लय में कि दुगुन की लय, तिगुन की लय, चौगुन की लय। तो दुगुन की लय में क्या होगा कि एक इस प्रकार के चिन्ह के ऊपर दो चीज़ें लिखी होंगी, चाहे वो स्वर हो चाहे वो अक्षर हो। तो इसके ऊपर अगर मैंने म, प लिख दिया तो ये दुगुन के स्वर हो गए और दोनों ही आधी आधी मात्रे का समय लेंगे। तो ये था दुगुन का चिन्ह। फिर तिगुन और चौगुन को देख लेते हैं। एक तिहाई एवं एक चौथाई। तिगुन में क्या होता है, एक तिहाई मात्रा एक स्वर लेता है या एक अक्षर लेता है, और चौगुन में एक चौथाई मात्रा एक स्वर या एक अक्षर लेता है। तो इसके लिए भी हम इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे रे, ग, म, क, म, ल। इस प्रकार से लिखे जाने पर प्रत्येक स्वर या अक्षर एक तिहाई मात्रा का समय लेगा एवं प, ध, प, म, यहाँ चार स्वर आ गए, या ब, र, स, त, ये चार अक्षर आ गए। इस प्रकार से लिखे जाने पर प्रत्येक स्वर या अक्षर एक चौथाई मात्रा का समय लेगा। तो ये हो गया आपका तिगुन और ये हो गया चौगुन। तो दुगुन, तिगुन और चौगुन, ये जो गुणज लय हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह के चंद्राकार साइन का प्रयोग करते हैं, और इस चंद्राकार के ऊपर अगर दो अक्षर या दो स्वर हैं तो दुगुन, उसके ऊपर तीन अक्षर या तीन स्वर हैं तो तिगुन, और उसके ऊपर चार अक्षर या चार स्वर हैं तो चौगुन। तो इस प्रकार से गुणज लय को हम एक ही चिन्ह से दिखाते हैं। नंबर ऑफ स्वर और नंबर ऑफ अक्षर से आप आसानी से उसको पहचान लेंगे कि ये चौगुन है कि दुगुन है कि तिगुन है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अवग्रह या जिसे हम स्पेस कहते हैं, उसका चिन्ह किस तरह का होता है। स्वरों का काल बढ़ाने के लिए स्वर के आगे वांछित मात्राओं तक डैश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो डैश है इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ग डैश डैश म। इसका मतलब ये हुआ कि ग उसके बाद एक मात्रा और उसके बाद एक मात्रा और, यानी कि दो मात्राओं तक ग और रुका रहेगा। तो ग के पास टोटल मात्रा हो गई तीन, एक ग की खुद की मात्रा, उसके बाद एक डैश है
तो दूसरी मात्रा, उसके बाद एक और डैश है तो तीसरी मात्रा। तो ग डैश डैश म का मतलब हो गया कि ग 3 मात्रा लेगा और म 1 मात्रा लेगा। तो इस तरह से जब हम स्पेस बढ़ाना चाहते हैं या उस स्वर को एक्सटेंड करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मुझे हर बीट पे डैश लगाना पड़ता है। तो स्वरों के लिए तो ये चिन्ह हो गया। अब अक्षरों के लिए क्या होता है? शब्दों में किसी अक्षर को दीर्घ करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं। एस, इस एस को प्रयोग किया जाता है जब हमें अक्षर को आगे बढ़ाना होता है, अगली मात्राओं तक उस अक्षर को रखना होता है, तो हम अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माधव, तो ये माधव में मा 2 मात्राएं ले रहा है और धव 1-1 मात्रा ले रहा है। तो माधव, माँ को मुझे 2 मात्राओं तक एक्सटेंड करने के लिए, उसको खींचने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करना पड़ा। तो इसी तरह से जितने अवग्रह आप लगाना चाहते हैं उतने लगा सकते हैं, जैसा कि गीत में प्रयोग किया जाए। तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्वरों में डैश का प्रयोग और अक्षरों में एस का प्रयोग करते हैं जब मुझे उसे अगली मात्राओं तक खींचना होता है या एक्सटेंड करना होता है या बढ़ाना होता है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि स्वर अलंकरण के लिए कौन कौन से चिन्ह भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में इस्तेमाल किए जाते हैं। अलंकरण चिन्ह में मींड के लिए 2 स्वरों के ऊपर इस तरह का निशान लगाया जाता है। जैसे म से ध तक मुझे अगर मींड लेनी है तो इस प्रकार का निशान लग जाएगा। अब ये मींड क्या होती है वो मैं विस्तार से आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा और उसका प्रयोग भी करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब मुझे एक स्वर से दूसरे स्वर पर बिना आवाज़ को खंडित किए हुए जाना होता है, यानी कि उसमें आवाज़ ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो जब इस प्रकार से हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं तो उसे हम मींड बोलते हैं। कर्ण स्वर के लिए जिस स्वर का कर्ण रूप में प्रयोग करना होता है उसे मुख्य स्वर के ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे कि म के ऊपर अगर ग लिखा है तो इसे समझा जाएगा कि ग जो है वो कर्ण स्वर है और कर्ण स्वर को जल्दी से गाया जाता है और मुख्य स्वर को देर तक गाया जाता है। तो कर्ण स्वर को जल्दी से गाया जाता है और मुख्य स्वर को देर तक गाया जाता है। तो ऊपर वाला स्वर कर्ण स्वर है और नीचे वाला स्वर मुख्य स्वर है। इसे गाते समय हम इस प्रकार से गाएंगे, गमा गमा, और बल्कि ग को बोला भी नहीं जाएगा, केवल उसका आभास कराया जाएगा, जैसे कि म। एक विशेष प्रकार की मुर्की के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे आप ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो इस ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रे के अगल बगल ये जो ब्रैकेट लगा दिया गया, इसका मतलब हो गया कि ये रे मुर्की युक्त रे है, यानी इसमें मुर्की का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें शीघ्रता से इसको क्या पढ़ा जाएगा, गरे सारे। ये जो गरे सारे स्वर है इसे पढ़ा जाएगा, यानी कि जो स्वर इस कोष्ठक के अंदर लिखा होगा उससे अगले स्वर से शुरू करेंगे, यानी कि ग, फिर वो स्वर आ गया जो कोष्ठक में लिखा है रे, फिर उससे नीचे वाला स्वर आ गया सा, और फिर से वही स्वर आ गया जो कोष्ठक में लिखा है रे। तो ये इसका नियम रहता है कि अगर कोष्ठक में कोई स्वर लिख दिया गया तो आप उसको गरे सारे ऐसा समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और ताल चिन्ह समझ लेते हैं। सम के लिए बोल के नीचे एक्स का साइन लगा देते हैं। खाली के लिए बोल के नीचे 0 चिन्ह लगाते हैं। ताली के लिए ताली की संख्या बोल के नीचे लिखी जाती है। विभाग के लिए खड़ी रेखा लगा देते हैं। इस तरह से जो खड़ी रेखा आपने देखी होगी कभी कभी, वो खड़ी रेखा क्या है, विभाग, इसे हम विभाग बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि
भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के मुख्य मुख्य चिन्ह कौन से होते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक दूसरी स्वरलिपि पद्धति भी है जो कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने जिसका निर्माण किया, वो है पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति का निर्माण पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा किया गया, जिसका प्रचलन उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिकांश रहा। ये पद्धति भातखंडे पद्धति से थोड़ी भिन्न है एवं इसमें मात्राओं को सूक्ष्मता के साथ दर्शाया जाता है। इस पद्धति में उन्होंने पाश्चात्य स्वरलिपि के भी कुछ चिन्हों का समावेश किया है। इस पद्धति में जो प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह हैं वो इस प्रकार से हैं। स्वर चिन्ह, शुद्ध स्वरों के लिए कोई चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि सा रे ग, अगर इस तरह से स्वर लिखे हैं तो कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तभी इसे हम शुद्ध स्वर मानेंगे। तो जैसा भातखंडे पद्धति में था वैसा ही यहाँ पर भी शुद्ध स्वर के लिए है। अब कोमल स्वर को देख लेते हैं। कोमल स्वरों के लिए स्वर के नीचे हलंत का निशान लगाया जाता है। संस्कृत के शब्दों में आपने हलंत का निशान ज़रूर से देखा होगा। तो इस तरह से देखिए, ग के नीचे जब मैंने हलंत का निशान लगा दिया तो ये कोमल ग पढ़ा जाएगा। फिर ध के नीचे हलंत का निशान लगा दिया, फिर ध के नीचे हलंत का निशान लगा दिया तो कोमल ध पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से अन्य कोमल स्वर भी हम हलंत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं पलुस्कर पद्धति में। तीव्र स्वर की बात करें तो इसके लिए स्वर के नीचे उल्टा हलंत का निशान लगाया जाता है। जैसे कि म के नीचे इस तरह से अगर हम लगा दें तो ये तीव्र म पढ़ा जाएगा। तो पलुस्कर पद्धति में स्वर चिन्ह इस प्रकार से हैं कि शुद्ध स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं, कोमल स्वर के लिए हलंत का निशान स्वर के नीचे एक छोटी सी लाइन हलंत के रूप में लगा दी जाती है, उसे कोमल स्वर का चिन्ह कहते हैं। और जब म जो तीव्र होता है उसके नीचे अगर हम उल्टे हलंत का निशान लगा दें तो उसे तीव्र म के रूप में पढ़ा जाएगा। पलुस्कर पद्धति में आगे देखते हैं कि और चिन्ह किस प्रकार के होते हैं। सप्तक चिन्ह की बात करें तो मध्य सप्तक में कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि म प ध। मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे भातखंडे पद्धति से अलग है ये। जैसे कि नी के ऊपर देखिए बिंदु लगा हुआ है, ये मंद्र सप्तक का नी माना जाएगा। भातखंडे पद्धति में नीचे बिंदु होता था लेकिन यहाँ पर ऊपर बिंदु है। उसी तरह से ध के ऊपर बिंदु लगा है तो ये मंद्र सप्तक का ध माना जाएगा। फिर प के ऊपर बिंदु लगा है तो ये भी मंद्र सप्तक का प माना जाएगा। तार सप्तक के लिए स्वरों के ऊपर, तार सप्तक के लिए स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रे के ऊपर इस तरह से खड़ी रेखा लगा दें, ग के ऊपर लगा दें, म के ऊपर लगा दें, तो ये तार सप्तक के स्वर माने जाएंगे। तो इस प्रकार से सप्तक के चिन्ह होते हैं। आगे बढ़ते हैं और पलुस्कर पद्धति में मात्रा एवं अवग्रह के चिन्ह कैसे होते हैं उसको समझ लेते हैं। एक मात्रा के लिए स्वर के नीचे पड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक मात्रा के लिए भी चिन्ह है। भातखंडे पद्धति में एक मात्रा के लिए कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग भातखंडे पद्धति में कोमल का साइन यूज़ करते थे वो यहाँ पर एक मात्रा के लिए हो रहा है। इस तरह से ये एक मात्रा का चिन्ह, ये एक मात्रा का चिन्ह, ये भी एक मात्रा का चिन्ह। दो मात्रा के लिए स्वर या अक्षर के नीचे इस तरह का चिन्ह, ये वेव का साइन एक लगा दिया जाता है। जैसे कि ग, ग के नीचे ये जो वेव का साइन लगा हुआ है इसे हम समझेंगे कि ग दो मात्रा लेगा। ग के पास दो मात्राएं हो गई। दो मात्रा का ग इसे माना जाएगा। स्वरों या अक्षरों के नीचे अगर जीरो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो प्रत्येक स्वर या अक्षर आधी आधी मात्रा का होगा।
इसे हम दुगुन भी बोलते हैं, क्योंकि दुगुन में ही स्वर या अक्षर आधी आधी मात्रा लेते हैं। तो ग म यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए कि ग म के नीचे 0 लगा हुआ है, ये 0 लगा है, इसका मतलब ये दुगुन में ग और म गाया जाएगा। ये भातखंडे पद्धति से अलग चिन्ह है। उसी तरह अक्षर में आप देखें कि ब ल, ये अक्षर हैं 2 और इन्हें 0 नीचे लगा दिया गया, तो इन दोनों को एक ही मात्रा में हमें बोलना होगा और ये दोनों ही आधी आधी मात्रा का समय लेंगे, जिस कारण से ये दुगुन में कहलाएंगे। तो 0 का निशान आधी मात्रा के लिए, 1/3 यानी तिगुन की अगर हम बात करें और 1/4 यानी कि चौगुन की, तो इसके लिए स्वरों या अक्षरों के नीचे क्रमशः 1/3 ऐसा लिखा जाता है और चौगुन के लिए इस तरह के साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रे ग म, आप देख रहे हैं कि रे के नीचे भी ये 1/3 लिखा हुआ है, ग के नीचे भी और म के नीचे भी। तो ये जो 1/3 जिस स्वर के नीचे लिख दिया जाएगा, इसका मतलब वो तिगुन में आएगा। इसी तरह अक्षर में देखिए क म ल, तो इसमें 1/3 लिखा है, इसका मतलब इसे मुझे तिगुन में गाना है। एक एक अक्षर 1/3 की मात्रा लेगा, यानी 1/3 मात्रा के समान होगा। चौगुन में देखें तो प, ध, प, म, ये सभी के नीचे अगर मैंने इस तरह से चंद्राकार लगा दिया तो ये सभी स्वर चौगुन में गाए जाएंगे, चौगुन की स्पीड में होंगे। इसी तरह अक्षर में भी ऐसे ऐसे लगाना होगा जिससे कि समझ जाए कि ये चौगुन में है। तो तिगुन के लिए 1/3 और चौगुन के लिए चंद्राकार। स्वरों का काल बढ़ाने के लिए यानी उनका टाइमिंग बढ़ाने के लिए स्वर के आगे वांछित मात्राओं तक अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्वर में अवग्रह का प्रयोग किया जा रहा है, एस का प्रयोग जो है वो स्वर में किया जा रहा है। शब्दों में किसी अक्षर को दीर्घ करने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मा, ध, व। तो माँ को मैं 3 मात्रा तक खींच रहा हूँ तो मुझे 2 डॉट एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तभी मैं उसे 3 मात्रा तक ले जा सकता हूँ। तो मा, आ, ध, व, इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा। तो मात्रा एवं अवग्रह चिन्ह आपने देख लिए कि एक मात्रा के लिए भी पलुस्कर पद्धति में चिन्ह है, स्वर के नीचे एक पड़ी रेखा लगानी है। दुगुन के लिए स्वरों के नीचे 0 लिखना है। तिगुन के लिए 1/3 ऐसा लिखना है। चौगुन के लिए प्रत्येक स्वर के नीचे ऐसा चंद्राकार आपको लगाना है, तब वो चौगुन माना जाएगा। इसी तरह से 8 गुण के लिए क्या होता है कि 2 बार आपको चंद्राकार लगाना होता है। 2 चंद्राकार एक स्वर के नीचे लगे हैं तो 8 गुण में समझा जाएगा, यानी बहुत फास्ट हो जाएगा वो। फिर स्वर का काल बढ़ाने के लिए यानी उसका टाइमिंग और इंक्रीज करने के लिए हम स्वर के आगे एस लगा देते हैं। जितने एस लगाए जाएंगे उतनी देर तक उस स्वर को गाना होगा। फिर शब्दों के लिए यानी अक्षरों के लिए क्या करेंगे कि अक्षरों के आगे डॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे उस अक्षर को नेक्स्ट 2-3 मात्राओं तक भी रखना है तो मुझे डॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये चिन्ह मात्रा और अवग्रह के चिन्ह थे पलुस्कर पद्धति में। अलंकरण चिन्ह की बात करें तो मींड के लिए 2 स्वरों के ऊपर यहाँ भी इसी प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, जैसा कि आपने भातखंडे पद्धति में पढ़ा है। तो म से ध पर जाना है तो इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया तो मींड माना जाएगा। कर्ण स्वर के लिए जिस स्वर का कर्ण रूप में प्रयोग करना होता है उसे मुख्य स्वर के ऊपर लिख दिया जाता है, जैसे कि पम। तो ये भातखंडे ही पद्धति की तरह है, जैसा कि आपने वहाँ पर मींड और कर्ण स्वर के लिए साइन देखा था वैसा ही यहाँ पर भी है। ताल चिन्ह देख लेते हैं। सम के लिए बोल के नीचे 1 लिखना होगा। अगर 1 लिखा है तो वो सम माना जाएगा, ताल का सम है वो। खाली के लिए बोल के नीचे प्लस का साइन लगाना पड़ता है।
ताली के लिए जिस मात्रा पर ताली आती है उस मात्रा की संख्या बोल के नीचे लिखी जाती है। यहाँ पर ताली की संख्या नहीं लिखते हैं, यहाँ पर जिस मात्रा पे ताली आ रही होती है वही मात्रा का नंबर यहाँ पर बोल के नीचे लिख दिया जाता है, तो उसे हम ताली समझते हैं। ताल के प्रत्येक आवर्तन के बाद एक विराम इस तरह का यानी कि खड़ी रेखा लगाते हैं तथा गीत या बंदिश के एक भाग के पूर्ण होने पर 2 विराम इस तरह से लगाते हैं, 2 लाइंस खींच देते हैं। तो पलुस्कर पद्धति में ताल चिन्ह भी अलग अलग हैं। सम के लिए क्रॉस नहीं है, यहाँ पर सम के लिए 1 लिखना होता है। खाली के लिए प्लस का साइन है। ताली के लिए जिस मात्रा पर ताली आ रही होती है वो नंबर लिखना होता है। जैसे कि चौथी मात्रा पे ताली आ रही है तो 4 लिखना होगा। इसी प्रकार से और भी तालियों के लिए मात्रा की संख्या लिख दी जाती है। ताल के प्रत्येक आवर्तन के बाद यानी कि अगर 16 मात्रा की ताल है तो 16वीं मात्रा के बाद एक खड़ी रेखा खींच दी जाएगी, जिसे हम बोलेंगे कि एक आवर्तन खत्म हो गया। वैसे खड़ी रेखा भातखंडे पद्धति में आपने देखा है कि विभाग के लिए खींची जाती है कि जितने विभाग हैं उतनी लाइंस खींचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब पूरा आवर्तन खत्म हो जाए तब एक खड़ी रेखा खींच दी जाती है। अगर 12 मात्रे का ताल है तो 12 मात्रे के बाद एक लाइन खींच दी जाएगी। उसी प्रकार जब गीत का एक भाग खत्म हो जाता है, जैसे कि पूरी स्थाई अगर खत्म हो गई, तो वहाँ पर 2 लाइन खींच दी जाएगी। इससे ये समझ में आ जाएगा कि गीत का एक भाग खत्म हो गया है। तो ये कुछ पलुस्कर पद्धति के चिन्ह थे। अब आइए इन दोनों पद्धतियों के चिन्हों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, जिससे कि और स्पष्ट हो जाएगा कि भातखंडे पद्धति किस प्रकार से चलती है और पलुस्कर पद्धति किस प्रकार से चलती है। अब यहाँ पर आप सामने सामने देख सकते हैं शुद्ध स्वर, इसमें यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है और यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है। ये पलुस्कर पद्धति है और ये भातखंडे स्वरलिपि पद्धति है। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में कोमल के लिए इस तरह से रेखाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वर के नीचे पड़ी हुई रेखा एक लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोमल स्वर के लिए हलंत का निशान है। तीव्र स्वर यहाँ पर म के ऊपर ऐसे खड़ी रेखा खींचते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टे हलंत का प्रयोग करते हैं। मंद्र सप्तक के स्वर देखें तो यहाँ पर नीचे ये बिंदु लगा रहे हैं, ध के नीचे बिंदु, प के नीचे बिंदु। लेकिन मंद्र सप्तक के स्वर अगर पलुस्कर पद्धति में देखेंगे तो ऊपर में ये बिंदु लग रहे हैं, स्वर के ऊपर में बिंदु लग रहे हैं। मध्य सप्तक स्वर ग म कोई चिन्ह नहीं। मंद्र सप्तक के लिए तो चिन्ह है, लेकिन मध्य सप्तक के लिए कोई चिन्ह नहीं है और यहाँ भी मध्य सप्तक के लिए कोई चिन्ह नहीं है। तो शुद्ध स्वर में और मध्य सप्तक के स्वर में दोनों ही समान हैं। तार सप्तक के स्वर अगर देखें तो यहाँ पर ऊपर में बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है और पलुस्कर पद्धति में खड़ी रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। एक मात्रा का कोई चिन्ह नहीं है भातखंडे पद्धति में, लेकिन पलुस्कर पद्धति में एक मात्रा का चिन्ह दिया गया है, एक पड़ी रेखा खींचनी होती है। एक्सटेंड करने के लिए स्वर को 2 या अधिक मात्रा तक उच्चारित करना, इसके लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। स्वर के बीच में डैश लगाए जाते हैं। पलुस्कर पद्धति में स्वर के बीच में अवग्रह का प्रयोग किया जाता है, तभी हम उसे 2 या अधिक मात्रा तक उसे उच्चारित करते हैं। दुगुन की लय के लिए भातखंडे पद्धति में इस तरह से चंद्राकार 2 स्वरों के नीचे बना देते हैं, लेकिन पलुस्कर पद्धति में इस तरह से आप 0-0 लिखते हैं। उन स्वरों के नीचे 0 लिख देंगे जिनको आपको दुगुन में गाना या बजाना है। तिगुन की लय के लिए स्वर के नीचे इस तरह से चंद्राकार लगा देते हैं। पलुस्कर पद्धति में तिगुन के नीचे 1/3, 1/3, 1/3 लिखा जाता है। चौगुन की लय भातखंडे पद्धति में इस तरह से चंद्राकार लगा देते हैं 4 स्वरों के नीचे। पलुस्कर पद्धति में
हर स्वर के नीचे इस तरह से चंद्राकार लगाते हैं, तभी वो चौगुन माना जाता है। अक्षरों की मात्राएं बढ़ाने के लिए, अगर हमें अक्षरों की मात्राएं बढ़ानी है तो उसके लिए एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे जी व न, तो जी के आगे 2 एस लगा दिए तो जी को हम 2 और मात्राओं तक उच्चारित करते रहेंगे। पलुस्कर पद्धति में अक्षरों को आगे बढ़ाने के लिए हमने पॉइंट का यूज़ किया है, यानी डॉट लगाना पड़ता है। जी ई व न, तो 2 डॉट लगा दिए तो जी हमारा 3 मात्राओं तक रहेगा। मींड के लिए यहाँ भी इस तरह का चिन्ह है, स्वरों के बीच में ब्रिज बनाना है, और पलुस्कर पद्धति में भी इस तरह का ही चिन्ह है। कर्ण स्वर के लिए स्वर के ऊपर एक स्वर लिखा जाता है, ये मुख्य स्वर है, और ऊपर वाला ये कर्ण स्वर माना जाता है। जनरली ये कर्ण स्वर छोटा लिखा जाता है। यहाँ भी कर्ण स्वर का सेम साइन है। सम के लिए भातखंडे पद्धति में क्रॉस का उपयोग है। यहाँ पर सम के लिए 1 लिखा जाता है, खाली के लिए 0, पलुस्कर पद्धति में खाली के लिए प्लस। ताली, ताली की संख्या लिखी जाती है, जैसे पहली ताली आई तो 1, दूसरी ताली आई तो 2, इस तरह से। और पलुस्कर पद्धति में ताली पर पड़ने वाली मात्रा की संख्या, यानी कि अगर 5वीं मात्रा पर ताली है तो 5 लिख दिया जाएगा उस बोल के नीचे, फिर 13वीं मात्रा पर ताली है तो 13 लिख दिया जाएगा उस बोल के नीचे। इस तरह से तालियों के लिए मात्राओं की संख्या लिख देते हैं। विभाग के लिए इस तरह से खड़ी रेखा का इस्तेमाल करते हैं। पलुस्कर पद्धति में विभाग के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। आवर्तन पूरा होने पर विभाग के प्रकार का यहाँ पे निशान लगाया जाता है। तो ये आपने देखा कि पलुस्कर पद्धति और भातखंडे पद्धति में किस तरह से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन आपने किया। ये प्रश्न अक्सर आपके प्रश्न पत्र में आता है और आपको इसको इस तरह से टेबल बना के वहाँ पर समझाना होता है कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, यानी कि समानता क्या क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि दोनों में विभिन्नताएं क्या क्या हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण इस तरह से लेते हैं कि आखिर स्वरलिपिबद्ध अगर मुझे किसी बंदिश को करना है तो किस तरह से किया जाएगा। दोनों ही पद्धतियों में किस तरह से स्वरलिपिबद्ध किया जाए, उसके लिए मुझे उन सभी चिन्हों को याद रखना होगा और उन सभी नियमों को भी याद रखना होगा जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में किस तरह से लिखा जाएगा और पलुस्कर पद्धति में किस प्रकार से लिखा जाएगा। एक यहाँ पर मैं राग काफ़ी की रचना ले रहा हूँ और ये रजाखानी गत है, यानी कि एक प्रकार की रचना है, बंदिश है, इसको बंदिश भी बोलते हैं, जो कि ताल में और स्वर में बंधी हुई होती है, इसलिए इसे बंदिश बोलते हैं। तो आप इसे एक तरह की कॉम्पोजिशन समझ सकते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक की ये एक कॉम्पोजिशन है। इस कॉम्पोजिशन को किस तरह से हम नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे वो आइए देखते हैं। स्थाई के स्वर इस प्रकार से हैं, सा सा रे रे ग ग म म प प म ग रे सा नी, ये आपके स्थाई के स्वर हैं। ये मंद्र सप्तक का नी है, इसलिए मैंने नीचे डॉट लगा दिया। दूसरी लाइन है प ध नी सा नी ध प म ग म प म प ध नी ध प म ग रे सा, इतने स्वर दूसरी लाइन में हैं। ये जो अभी आपको स्थाई के स्वर बताए, तो ये स्वर तो लिखे हुए हैं, लेकिन पहले इसको हमको गा के या कोई गा रहा हो तो उसको अच्छे से सुन के पहले समझ लेना चाहिए। तभी मुझे ये अनुमान लगेगा कि कहीं पर जल्दी है या धीरे है या रुकना है, ये उसी के बाद ही आप अनुमान लगा पाएंगे और तभी वो सही सही लिख पाएंगे। तो इसे किस प्रकार से गाया गया है या जब आप इसको सुनेंगे तो आपको इस तरह से ये सुनाई देगा।
सा सा रे ग ग म म प प म ग रे सा रे ग ग म म प म ग रे सा नी। इसको जब सितार पर या वायलिन पर जब बजाते हैं तो उसके बोल जो सितार के मिजराब के बोल होते हैं, उसी तरह से हम वायलिन में भी बोलों को सिखाते हैं। तो बोल इस तरह से रहेंगे, दारा 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 दा दारा दारा दारा। क्योंकि सभी एक एक मात्रा के स्वर हैं, इसलिए सभी में दा और रा आ रहा है। जब डबल होता है तो वहां पे दीर का प्रयोग किया जाता है। फिर सेकेंड लाइन इस प्रकार से है, प ध नि सा नि ध प म ग म प म प ध नि ध प म ग रे सा। अब आप देखेंगे सेकेंड लाइन में कुछ स्वर मैंने जल्दी जल्दी गाए। तो जो स्वर जल्दी जल्दी गाए वो या तो दुगुन में होंगे या तिगुन में, चौगुन में, यानी बढ़ी हुई लय में हो सकते हैं। तो प ध नि सा नि ध प म ग म प। अभी ग म प में ग म फास्ट है और प में जाके रुक गए, तो ग म हो गया दुगुन। ग म प, क्योंकि एक ही मात्रा में ग म हुआ और फिर प दूसरी मात्रा में चला आया। ग म प, एक मात्रा में ग म और एक मात्रा में प। ग म प म प ध नि ध प म ग रे सा। अभी नि ध प म ग रे सा ये सभी डबल डबल में रहे, एक्सेप्ट की लास्ट वाला सा। नि ध प म ग रे सा। नि ध एक मात्रा में, प म एक मात्रा में, ग रे एक मात्रा में, सा एक मात्रा में। तो नि ध प म ग रे सा। तो दुगुन का प्रयोग इस बंदिश में हो रहा है, ऐसा मुझे समझ में आया। कहाँ पे रुकना है वो भी एक बार देख लेते हैं। सा रे ग ग म म प प। तो प पे जाके हम रुके, कितना देर रुके, सा रे ग ग म म प म। तो प के बाद हम एक बीट रुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ये वाला प आएगा वहाँ पर आपको एक बीट एक्स्ट्रा रुकना है, ठीक है। और जब हम डबल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दुगुन का चिन्ह नीचे से लगा देना है भातखंडे पद्धति के हिसाब से। पलुस्कर पद्धति में उसके नीचे आपको दुगुन के लिए 0 0 उन स्वरों के नीचे लिख देना है। तो आइए इसको लिख के देखते हैं। इस बंदिश को नवी मात्रा से शुरू किया जाता है, ऐसा सिखाया गया है। तो मैं इसको नवी मात्रा से शुरू कर रहा हूँ। सा रे, ये सभी एक एक मात्रा में है। फिर ग, अभी कोमल ग लगता है काफ़ी में, इसलिए मैंने ग के नीचे कोमल का निशान लगा दिया है भातखंडे पद्धति के हिसाब से। ग ग, फिर म, फिर प। यहाँ थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ जिससे कि मैं बोल लिख सकूँ, दारा दीर दा ये सब लिख सकूँ, इसलिए थोड़ी जगह छोड़ के फर्स्ट बीट के नीचे मैंने प लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर सम आ रहा है। और प आपको बताया था कि प के बाद एक बीट रुकना है, तो प रुकने के लिए डैश का प्रयोग कर लिया मैंने। फिर प म ग, ग जब भी आएगा कोमल कर देंगे, रे सा नी। ये नीचे का नी है मंद्र सप्तक का, इसलिए डॉट भी लगाया, और कोमल है तो कोमल का चिन्ह भी लगा दिया। तो ये हमारे स्वर हो गए एक लाइन के। आप देख रहे हैं 9 से शुरू हुए थे और 8th बीट पे आके ये खत्म भी हो गया। तो इसका मतलब एक आवर्तन यहाँ पे ठीक ठीक पूरा हो गया। सा रे ग ग म म प म ग रे सा नी। इसके आगे सेकेंड लाइन, प ध नी भी कोमल होता है। सा ये तार सप्तक का है, तो इसके ऊपर डॉट लगा देंगे। प ध नी सा नी ध प म। तो ये
16 बीट तक प ध नि सा नि ध प म हो गया। अब इसके बाद मैंने बताया था ग म प ध, तो ग म को दुगुन में लिखना है और प को एक गुण में लिखना है। तो इस तरह से ग म को दुगुन में लिखने के लिए एक ही मात्रा में पास पास लिख के नीचे से ये चंद्राकार निशान लगा दिया। ग म प अकेला रहेगा अगली मात्रा में। फिर म प ध, तो म प डबल है, ऐसा लगा दिया। ध अकेला हो गया। ग म प ध। अब नी ध प म, ये सभी डबल डबल में हैं, तो नी ध पास पास में लिख के इसको डबल का निशान दे दिया। प म को भी डबल का निशान दे दिया। ग रे, ये भी डबल में, और सा लास्ट में अकेला है। और ये 8th बीट पे आप देख रहे हैं पहुंच गया। तो ये तो हो गए स्वर। अब इसके नीचे मैं बोल लिख देता हूं, जो दारा दारा दिरदा इस तरह से लिखे जाते हैं वादन में बोल। दा रा दा रा दा रा दा रा। फिर सम पे दा, और डैश के नीचे एस लिखा जाएगा, क्योंकि शब्दों में हम एस का प्रयोग करते हैं भातखंडे पद्धति में। फिर से दा रा दा रा दा। फिर दा रा दा रा दा रा दा रा दा। और गम दुगुन आया तो यहाँ पर आप जानते हैं कि दिर लिखा जाएगा, यहाँ दारा नहीं लिखेंगे, दिर लिखेंगे, और दिर को भी नीचे से दुगुन का निशान दे देंगे। तो दिर दा दिर दा दिर 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 दा। इस तरह से बोलों को भर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि दुगुन में दिर और एक गुण के लिए दा या तो रा इस तरह से आता है, और डैश के नीचे एस। अब हम इसमें विभाग का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि भातखंडे पद्धति में लिख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें 4-4 मात्रा के विभाग होते हैं। ये 3 ताल है 16 मात्रा की, तो 4-4 मात्रा के विभाग के हिसाब से हम 8 के बाद एक विभाग लगाते हैं। लेकिन चूंकि ये 9 से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई विभाग नहीं लगेगा, इस जगह पर कोई विभाग नहीं लगेगा। 9, 10, 11, 12, 12 के बाद एक विभाग लगा देंगे। फिर 13, 14, 15, 16 के बाद ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ किसी विभाग की लगाने की यहाँ पर किसी विभाग के लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर एक विभाग लगा दिया। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर एक विभाग आ गया। फिर 1, 2, 3, 4 हर 4 मात्रा के बाद एक विभाग लगा देंगे। फिर इधर भी 1, 2, 3, 4 ये विभाग आ गया, और 1, 2, 3, 4 यहाँ ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पर विभाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो विभाग हमेशा जब स्वर या शब्द चल रहे होते हैं उन्हीं के बीच में दर्शाए जाते हैं। अंत में या एकदम प्रारंभ में विभाग नहीं दर्शाए जाते हैं। अब इसमें ताल चिन्ह भर देते हैं। जो सबसे बड़ी लाइन दिख रही होती है लिखने में, उसी के नीचे ताल चिन्ह लगा देते हैं। तो पहली मात्रा के नीचे सम का निशान क्रॉस, 5वीं मात्रा के नीचे 2 का निशान, क्योंकि यहाँ दूसरी ताली आती है, 9वीं मात्रा के नीचे 0 और 13वीं के नीचे 3। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि ताल का निशान भी लगा दिया गया। ये हो गई इसकी स्थाई। इसी प्रकार से अंतरा के स्वर भर लेते हैं। अंतरा इस प्रकार से गाया जाएगा। ध म प ध नि नि सा सा, ध नि सा रे नि ध सा, ध म प ध नि नि सा सा, ध नि सा रे नि ध सा। तो आखिरी के सा में देखिए रुक रहे हैं, वहाँ वो 2 मात्रा ले लेगा। फिर दूसरी लाइन इस प्रकार से है। सा नि नि ध प नि ध ध प म, ग म प म प ध नि ध प म ग रे सा। तो इसमें कुछ डबल डबल स्वर आए हैं, तो उसी प्रकार से उनको लिखना भी होगा।
सा नी नी ध प, यहाँ नी नी 2 बार आया, डबल है वहाँ पर। सा नी नी, जल्दी से गाया, सा नी नी ध प, नी ध ध प म, ग म प ध, नी ध प म ग रे सा। तो इसको भी भातखंडे पद्धति में इस तरह से लिखते हैं। ध म म प ध, नी नी सा सा, ध नी नी, ये डबल था इसलिए इसको डबल लिख दिया, ध नी नी सा रे, नी ध सा लास्ट का 2 मात्रा ले रहा है इसलिए यहाँ पर डैश लगा दिया। फिर सा नी नी ध प, ये नी नी डबल है, ध प सिंगल है, फिर नी ध ध प म, फिर ग म प, ये फिर से डबल आ गया, ग म डबल में है, प सिंगल है, ग म प म प ध, नी ध प म, ग रे सा। फिर इसके नीचे बोल लिख लेते हैं, दा दीर, दा रा, दा रा, दा रा, दा दीर, दा रा, दा रा, दा एस, क्योंकि डैश के नीचे एस लिखना होता है। फिर दा दीर, दा रा, दा दीर, दा रा, दीर दा, क्योंकि डबल आ गया तो यहाँ पर हम दीर दा, दीर दा, दीर दीर, दीर दा। तो ये अंतरा हो गया। अब इसमें उसी तरह से विभाग के निशान यहाँ पर आ जाएंगे। 12 के बाद, इधर 4 के बाद, फिर 8 के बाद, फिर से 12 के बाद, फिर इधर 4 के बाद, और ये ताल का चिन्ह लगा देंगे, क्रॉस 2 0 3। ये जो मात्राएं मैंने लिखी हैं 1 से लेकर 16 तक, ये आपको किताबों में नहीं लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मात्रा की संख्या लिख दी है। किताबों में केवल आपको ये ताल चिन्ह मिलेंगे और इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। इसी से आपको समझना होता है कि कहाँ पर सम है, कहाँ पर खाली है, कहाँ पर ताली है। तो इस प्रकार से हम स्वरलिपि पद्धति का अध्ययन करके किसी भी बंदिश को, किसी भी गीत को आसानी से उसको स्वर लिपिबद्ध कर सकते हैं, यानी कि नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपने भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में देखा। अब इसी रचना को जब हम पलुस्कर पद्धति में लिखेंगे तो वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आप उसको ध्यान से देख के और समझ सकते हैं कि ये पलुस्कर पद्धति में उसी बंदिश को लिखा गया है। तो आइए देख लेते हैं कि पलुस्कर पद्धति में किस तरह से इसी बंदिश को लिखा गया है। इसमें मैंने मात्राएं नहीं लिखी हैं, ये स्वर लिखे हुए हैं ऊपर वाली लाइन में, और ये दारा दारा लिखा हुआ है जो कि बोल हैं। अब इसमें एक एक मात्रा का चिन्ह लगाना होता है, इसलिए इस तरह से आप एक एक मात्रा का चिन्ह लगा देंगे। जहाँ जहाँ भी एक एक मात्रा है सब में एक एक मात्रा का चिन्ह आ जाएगा। जहाँ दुगुन है उसमें 0 0 का चिन्ह लगा देंगे। कोमलनी, इसके लिए आप जानते हैं कि हलंत का प्रयोग करना है। कोमल ग के लिए भी हलंत का प्रयोग करेंगे। एक मात्रा के लिए डैश का साइन और दुगुन के लिए 0 0। इसी प्रकार से आप शब्दों में भी लगा लेंगे।
अंतरे में भी एक मात्रा का चिन्ह और कोमल के लिए हलंत। तार सप्तक के सा के लिए हम खड़ी रेखा लगाते हैं। इस प्रकार से आप कोमल स्वर का निशान, दुगुन, एक गुण का निशान, ये सभी पलुस्कर पद्धति में आपको ध्यान रख के लगाना होता है। अगर स्वर आपने ठीक ठीक लिख लिए हैं और डैश और अवग्रह का चिन्ह ठीक ठीक लगा लिया है तो आपको बंदिश लिखने में दिक्कत नहीं आती है। इस प्रकार से हम गीत का एक भाग खत्म होने पे 2 लाइन खींच देते हैं और एक आवर्तन यानी 16 मात्रा होने पर हम एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 के लिए ये जो प है, ये सम वाला प है, इसको मुझे 2 मात्राएं देनी है तो ऐसा निशान लगाना होगा। इसी तरह अंतरे में भी इस वाले को मुझे ये 2 मात्रे का चिन्ह देना होगा। फिर हम ताल चिन्ह लगा लेंगे। तो प पे सम होता है, यहाँ पर मुझे 1 लिखना है और फिर तालियों की संख्या के हिसाब से ताली आप लिख लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर सम कहाँ होगा? अंतरे में इस ध पे आपका सम रहेगा और खाली यहाँ पर है तो आप प्लस लगा लेंगे। यहाँ पर भी प्लस है, फिर यहाँ भी प्लस है, फिर यहाँ भी प्लस है और इस गम के नीचे फिर से सम है, यहाँ भी गम के नीचे सम है। तो इस प्रकार से पलुस्कर पद्धति में आपने देखा तालियों की संख्या आप अपने हिसाब से जैसा कि मैंने बताया है उसमें लगाने का प्रयास करेंगे और आसानी से ये पलुस्कर स्वरलिपि कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में आपने स्वरलिपि पद्धति के बारे में जाना। आशा करता हूँ आपको स्वरलिपि पद्धति, इसमें भातखंडे पद्धति और पलुस्कर पद्धति दोनों अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप इसको पहले समझें, उसको याद रखें और फिर उसको अलग अलग बंदिशों को लिखकर प्रयोग करके देखें, तभी आपको उसमें अच्छे से कमांड आएगी। और फिर आप उस पद्धति से जब आप लिखे हुए नोटेशन को देखेंगे तो आप बजा भी पाएंगे आसानी से। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि आपको स्वरलिपि पद्धति अगर आ गई तो आगे आपको स्वरलिपि जब मैं दूंगा लिख के तो आप उसको आसानी से बजा पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।